नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बात बुरहानपुर की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले आए, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया। आखिर बुरहानपुर में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, ये बताने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं बुरहानपुर के कलेक्टर प्रवीण सिंह, जो कि कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी से इस जंग को लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, क्या है बुरहानपुर का वो मॉडल जिससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सका? देखिए, कोविड के संक्रमण को जब हमको रोकना होगा जी, तो हमको सबसे पहले दो चीजों पे काम करना होगा। हमको ये देखना होगा कि हमारे जिले में कोरोना के नए केसेस का इनफ्लो कहां से है। तो बुरहानपुर चूंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है जी, और हमारे बगल में अमरावती, बुल्ढाना और जलगांव, इन तीनों जिलों की पॉजिटिविटी काफी हाई रहती है। और इन हाई पॉजिटिविटी के जो जिले हैं उनसे, क्योंकि बुरहानपुर के बहुत ज्यादा सांस्कृतिक संबंध है और यहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा रिश्तेदारी भी है, तो लोगों का वहां पर आना जाना रहता है। तो सबसे पहले जिला प्रशासन ने जैसे ही यहाँ पर केसेस बढ़ रहे थे, तो हमने फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही हमारे जो बुरहानपुर की सीमाएं हैं वहां पर ट्रेवलर्स के लिए एक चेक पोस्ट स्टेब्लिश करी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना कंपलसरी किया, जिससे जो संख्या बहुत ज्यादा थी लोगों के आने जाने वालों की, वो संख्या कम हुई और वायरस का इनफ्लो एक तरह से जो है बुरहानपुर जिले में कम हुआ। इन तीनों जिलों से आने वाले हमारे चेक पोस्ट पर हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग, आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी करना और जो भी लोग आ रहे थे वहां पर मौके पर ही हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट करना स्टार्ट किया, ताकि संक्रमण को जो है जल्दी पहचाना जा सके। और बुरहानपुर की जनता को जागरूक करने के लिए एक मराठी में अभियान चलाया कि मी हॉटस्पॉट शहराची यात्रा नहीं करुणार, मतलब मुझे हॉटस्पॉट शहर की यात्रा नहीं करनी है। तो इस अभियान का लोगों में असर आया, लोगों को समझ में आया कि हॉटस्पॉट शहर क्या होता है। मैं अपने गांव में बैठा हूं, मैं क्यों कुछ दिन के लिए ऐसे शहर पर जाऊं जो कि हॉटस्पॉट है, जहां पर कोरोना के केसेस है। तो इसका जनता में असर पड़ा और लोगों ने इस चीज को एक मन में आत्मसात कर लिया कि हमको अभी हॉटस्पॉट शहर में 3-4 महीनों के लिए नहीं जाना है। तो बॉर्डर पे सख्ती और लोगों के मन में हॉटस्पॉट शहरों के प्रति वो भाव पैदा करना कि वहां कोरोना हो सकता है, ये दो कारणों से वायरस का इन्फ्लो कम हुआ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमको वायरस की संक्रमण की चेन को पहचानना होगा कि वायरस के संक्रमण की चेन कहां बन रही है। और वो चेन को पहचानने का काम करता है एक डेटा जी। और वो डेटा विभिन्न स्रोत से हम लोग इकट्ठा करते हैं। हम प्रत्येक ग्राम पंचायत की और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड की एक रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं कि इस वार्ड में या इस गांव में कोविड के फैलने के कितने चांसेस हैं। और वो रिस्क मैट्रिक्स होती है टोटली साइंटिफिक डेटा के आधार पर। और वो डेटा हम लोग निकालते हैं जितने लोगों ने सीटी स्कैन करवाया, जितने लोगों ने पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाए, जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जितने लोगों ने किसी गांव के रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाया है, जितने लोगों ने हमारे जो दूसरे निजी अस्पताल है या निजी डॉक्टर्स एमबीबीएस, उनके यहाँ सर्दी खांसी जुकाम को लेकर आए हैं, जो हमने फीवर क्लिनिक लगाए हैं, जो स्पेशली आईएलआई की ओपीडी होती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस मतलब सर्दी खांसी जुकाम को हम लोग ट्रीट करते हैं। उन सारे डेटा के आधार पर हम प्रत्येक गांव की और प्रत्येक वार्ड की रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं कि जैसे मान लो एक गांव है एक्स या ए, उस गांव में आज 8 लोगों को सर्दी खांसी हुई, तो हमारे लिए वो गांव उसी दिन चिंता का विषय बन जाता है और हम अगले ही दिन उस गांव में जाके फीवर क्लिनिक लगाते हैं, मोबाइल फीवर क्लिनिक, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती है, उनके पास पूरी दवाइयां होती है, टेस्टिंग के लिए टेक्नीशियन होता है। हम वहीं जाकर गांव में कैंप लगा के लोगों को मोटिवेट करके उनको टेस्टिंग के लिए आगे लेके आते हैं और टेस्टिंग करके वहीं पर जो भी गांव में 2-3-4 और संक्रमित होते हैं उनको उस समय हम बाहर निकाल लेते हैं। उससे फिर वायरस की चेन उस गांव में, उस वार्ड में नहीं बन जाती है। तो वायरस की चेन जहां बन रही है उसका बहुत ही जल्दी आइडेंटिफिकेशन करना और फिर उन लोगों को आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट कर देना, ये एक बुरहानपुर मॉडल की बात है, जिसमें हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन और वायरस की चेन कहां बन रही है उस स्पॉट को पहचानना। हम छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स को पहचानते हैं और वहीं जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, हॉटस्पॉट को पहचानना बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपकी बातों से भी लगा कि चूंकि महाराष्ट्र के कुछ जिलों से लगता हुआ ये जिला है, यही वजह है कि आवाजाही वहां बहुत ज्यादा थी। तो सर, बॉर्डर पर किस तरीके की व्यवस्था की गई कि वहां पर किस तरीके से चेकिंग की गई? क्या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना था यहां पर, या कई दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति रही तो आवाजाही थम गई थी एकदम? देखिए, शुरुआती दौर में जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं था तब आवाजाही बहुत ज्यादा थी,
उस समय हमने बॉर्डर पे हमारी चेक पोस्ट पर टीमें स्थापित की, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, हमारे एग्रीकल्चर और अन्य विभागों के कर्मचारी थे और पुलिस के लोग थे। ये सब लोगों जो ने एक जॉइंट टीम के रूप में काम किया और वहां पर आने वाले जितने भी लोग थे उनको सबको कहा कि बुरहानपुर में आने के लिए आपको आरटीपीसीआर या रैट की जो है नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना होगा, अन्यथा आप नहीं आ पाएंगे। तो उससे जो अननेसेसरी मूवमेंट था लोगों का वो बहुत ज्यादा जो है कम हो गया। नेसेसरी मूवमेंट के लिए हमने लोगों को जाने दिया, जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट वीमेन है या कोई ओल्ड एज सिटीजन है जिनको ट्रीटमेंट के लिए जाना है, ऐसे सारे लोगों को हमने कभी नहीं रोका। हमने अपनी टीमों को सेंसिटाइज करके रखा। हमको जो लोगों की अननेसेसरी मूवमेंट थी, जो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं या अन्य पर्पजेज के लिए आ रहे हैं या सिर्फ रिश्तेदारी में मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको रोका। जी। बाकी बाकी जो हेल्थ रीजन से आ रहे थे उनको सबको आने दिया। तो उससे एक मैसेज बिल्कुल क्लियर गया कि बुरहानपुर में अभी जो है इस चीज को लेकर सख्ती है कि हमको जो आरटीपीसीआर कंपल्सरी रिपोर्ट के साथ में जाना होगा, नहीं तो बुरहानपुर में जो एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल। उसका परिणाम रहा कि आवाजाही घटी। बिल्कुल सर, एक जानकारी और भी मिली कि आपने बहुत सी जगहों पर, बहुत से गांव जहां हॉटस्पॉट मिले वहां पर वैन भिजवाई। उस वैन में किस तरीके की व्यवस्था की गई, हॉटस्पॉट की पहचान कैसे की गई और जो वैन था वो कैसे काम करता था, उसमें कौन कौन से लोग मौजूद रहा करते थे? देखिए, ये वैन हम लोगों ने इस प्रकार प्लान की थी, इसमें पूरी फुल फ्लैश सुविधा रहे। ऐसा ना हो कि हम गांव में जाएं, गांव के लोगों को विश्वास अर्जित करें और फिर उस वैन में सुविधा न होने की वजह से लोगों को परेशान होना पड़े। तो हमने जो पूरी वैन थी उसमें डॉक्टर, उसके साथ स्टाफ नर्स जी, लैब टेक्नीशियन जो सैंपल ले सके, सैंपलिंग के किट्स और दवाइयां, वो सारी चीजें वहीं पर थी। और उस वैन के जाने से एक दिन पहले हमने प्रचार प्रसार भी किया कि कल आपके गांव में मोबाइल फ्लू क्लिनिक आने वाला है। आप लोग बिना डरे, बिना मन में संकोच किए, किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि प्रशासन की टीम आएगी, हमको सर्दी खांसी जुकाम होगा तो हमको उठा के अस्पताल ले जाएगी या हमको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर देगी। ये सारे प्रश्न और ये भय जनता के मन में रहते हैं। तो एक दिन पहले उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देके उनको बता के एक छोटा सा वीडियो भी मैं जारी करता था उस गांव के लिए कि मैं बुरहानपुर का कलेक्टर बोल रहा हूँ, कल आपके गांव में हम मोबाइल टीम भेजेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप अपने लक्षणों को बताएं, हम किसी को क्वारंटीन भी नहीं करेंगे, हम किसी को अस्पताल भी नहीं लेके जाएंगे, हम उसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करेंगे जिसकी उम्र 50-55 से ज्यादा है, जिसका SpO2 95 से कम है, जिसको बीपी है, डायबिटीज है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को अस्पताल लेके जाएंगे। बाकी सब लोग जिनको सर्दी खांसी है वो गांव में ही ठीक हो जाएंगे। तो उस चीज का बड़ा असर पड़ा और लोगों ने आके अपने लक्षणों को बताया और हम लोगों को जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन उससे बहुत मदद मिली। तो ये जो वैन थी, ये वैन ही बेसिकली वायरस की चेन को तोड़ने में हमारे काम आई और मोबाइल थी तो हम फटाफट उसको जो है मूव करते गए। बिल्कुल, ये आसानी थी कि हम मोबाइल से उसको मूव कर पाते थे। और सर, एक बड़ी चुनौती ये भी रही, जैसा कि आपने बताया कि गांव वालों को समझाना ये एक बहुत बड़ा काम है और प्रशासनिक तौर पर अगर आप समझाने जाते तो गांव वालों के मन में बड़ा भय और डर रहता था इसको लेकर, कोरोना को लेकर, कि किस तरीके से हमें कहीं हॉस्पिटलाइज ना कर दें। तो आपने इसको किस तरीके से समझाया, जागरूकता अभियान कैसे चलाया? क्या कुछ जो सामाजिक संस्थाएं थी उनका भी सहारा लिया, गांव के प्रधानों का सहारा लिया? किस तरीके से सर ये कार्रवाई की आपने? देखिए, सबसे पहले हमने गांव स्तर पे जो हमारा दल है जिसको हम लोग जो है स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बोलते हैं, जिसमें गांव के पटवारी, सचिव, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, वहां के स्टाफ नर्स और गांव के कुछ प्रबुद्धजन लोग, गांव के ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको भी शामिल किया। गांव के ऐसे लोग जिनकी गांव की बात मानते हैं, या धर्मगुरु, पटेल, तड़वी या लोकल जितने भी लोग जो गांव में प्रभाव रखते हैं, उन सबको उस टीम में शामिल किया। और ये जब टीम 10-12 लोगों की एक साथ निकलती थी और ये बताती थी कि कल हमारे गांव में कैंप लगेगा, जिसको भी सर्दी खांसी है हमको जो है आगे आने और लक्षणों की जांच करानी है। और हम ये भी ऑफर करते थे कि अगर आपके घर में सुविधा नहीं है तो आप जो भी सरकारी भवन कहेंगे हम उस भवन को खोल देंगे, आप वहां जाके 7 दिन के लिए आइसोलेट हो जाइए। आप बेशक अपना खाना अपने घर से मंगाइए लेकिन अपने लक्षण मत छुपाइए। तो लोगों को ये भी अच्छा रिस्पॉन्स आया कि चलो अब हमको जो है कहीं अस्पताल नहीं जाना, हम अपने घर में, मान लो मेरा घर कच्चा है, झोपड़ी है, मुझे आइसोलेट होने की सुविधा नहीं है, तो मैं गांव की प्राइमरी स्कूल का कमरा खोल दूंगा, तो वहां जाके आप आराम से रह लीजिए, वहीं आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उसका भी लोगों में 2-3 लोग ऐसे होते थे जिनको लगता था कि मैं ना जाऊं, तो वो भी लोग बाहर आए अपने घरों से, उन्होंने अपने लक्षणों को बताया डॉक्टर्स को और उनका वहीं पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, वहीं पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। सर, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से इस वक्त काम हो रहा है वहां पर, और वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से गांव-गांव में जाकर समझाया जा रहा है उनको, और वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने की जो मुहिम है वो कितनी सफल हो रही है? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश में लगातार ऐसा जिला है जो 100% से ऊपर अचीव कर रहा है। हमको जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है वो हम लोग पर डे लोगों को लगा देते हैं और लोगों में जबरदस्त क्रेज है।
और उस क्रेज का पीछे के कारण है हमारी टीम्स, जिसको हमने वीएमटी टीम का नाम दिया है, वीएमटी अर्बन और वीएमटी रूरल, वैक्सीन मोबिलाइजेशन टीम्स। इसमें ये पूरा जो हमारा दल है, जो मैंने पहले बताया था, ये पूरा दल लोगों को मोबिलाइज करने का काम करता है। ये और जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी, वो एक तरह से गांव में वैक्सीनेशन लीडर्स का काम करते हैं और सबको बताते हैं कि हम लोगों ने जनवरी फरवरी में वैक्सीन लगा ली थी और दोनों डोज हमको लग चुकी है। तो आज देखिए हम लोग कोरोना वायरस के इस संक्रमण की लहर में कैसे काम कर रहे हैं और बिना डर के काम कर रहे हैं। सिर्फ एक पतला ट्रिपल लेयर मास्क लगाया हुआ है और हमको ये विश्वास है कि जो वैक्सीन हमने लगाई है वो हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी बढ़ा रही है, हम वायरस से लड़ पाएंगे। तो जो हमारे वैक्सीनेशन लीडर्स थे, जो हमारे सरकारी कर्मचारी, उन्होंने, और जो उनको वैक्सीन लग चुकी थी सीनियर सिटीजन, उन्होंने भी बड़ा अच्छा इंपैक्ट दिया और उन्होंने गांव में रोल मॉडल का काम किया कि देखो हमको वैक्सीन। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए, ख़ासतौर पर सबसे बड़ी बात यह थी कि किस तरीके से जागरूक वहाँ पर किया जाएगा उन गांव के लोगों को जिनके मन में कुछ ना कुछ शंका थी, जिनके मन में कुछ ना कुछ भय था। अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली, लेकिन उन पर भी काबू पा लिया गया। और लगातार प्रवीण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुरहानपुर के कलेक्टर हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर आपकी बात अधूरी रह गई। आपने कहा कि वहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने बताया कि खुद देखिए हमने वैक्सीनेशन करवाया है और आज हम सुरक्षित तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसके बाद किस तरीके का असर उन पर पड़ता हुआ देखा गया और क्या इस जागरूकता अभियान के बाद वहां पर जो ग्रामीणों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई? निश्चित रूप से इसीलिए बुरहानपुर का वैक्सीनेशन का टारगेट हमेशा 100% अचीव होता है। और हमने ग्रामीणों के लिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए, गांव में हम लोग गाड़ियों की व्यवस्था भी कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के पास फंड रहता है, लोकल फंड, उससे हम लोग जो है गाड़ी, ऑटो, छोटे छोटे साधन भी हायर करते हैं ताकि लोग आसानी से वैक्सीन करा के आ जाएं और आराम से जो है उनको आने जाने की ट्रेवलिंग का इश्यू भी ना रहे। क्योंकि उन लोगों को उस दिन की जो है, अगर हम लोग उनको लाने और ले जाने की सुविधा दे देते हैं तो वो लोग अपने काम पे भी लौट आते हैं, दिन में अपना खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लॉकडाउन की स्थितियां भी रहती है जिलों में, तो उनको बस या दूसरे साधन मिलते नहीं है। तो ग्राम पंचायत की टीम और हमारी वार्ड की टीम शहरी क्षेत्र में ये सब जो है साधन भी मुहैया कराती है आम जनता को, ताकि वैक्सीनेशन का जो हमारा कैंप है वो प्रभावी हो और सफल हो। बिल्कुल। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो कोशिश है, उस कोशिश में वहां की सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ किस तरीके से सहायक साबित हो रही हैं? क्या वो खुद आई प्रशासन के पास मदद करने या फिर प्रशासन को उनके पास जाना पड़ा और उनसे मदद मांगनी पड़ी और उसके बाद वो फिर आगे आए? ये किस तरीके से काम हुआ? देखिए, बुरहानपुर एक सीमावर्ती जिला है जी, और ये कोरोना की दोनों लहर, पिछले साल भी और इस साल भी, दोनों लहर को बहुत ही इसने फेस किया है। और इस लहर में मैंने ये देखा कि जब पिछले साल भी जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे जी, तब बुरहानपुर के सारे एनजीओ, चाहे रेड क्रॉस है, चाहे सेवा भारती है, चाहे आपका लघु उद्योग भारती है, आपका रोटरी क्लब है और आगा खां ट्रस्ट है और बहुत सारे एनजीओ है, मारवाड़ी युवा संघ है, ऐसे लगभग 10 से 15 एनजीओ है जिन्होंने लगातार प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया। अभी वैक्सीनेशन के लिए काम कर रहे हैं। जब उनको जो क्वारंटीन सेंटर्स का मैनेजमेंट सौंपा गया तब भी वो काम कर रहे थे। तो बुरहानपुर में एक संस्कृति यहाँ की इतनी अच्छी है, यहाँ के लोगों का स्वाभाविक रूप से इतने सरल और इतने अच्छे हैं कि जो भी चीज उनको दी जाए वो आगे आके करते हैं। उनको कभी प्रशासन की तरफ से कोई चीज थोपनी नहीं पड़ती है। बाई हार्ट सेवा करने की भावना बुरहानपुर के मन में है। इसीलिए बुरहानपुर लगातार 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति में गया और वापस बहुत जल्दी उभर के आया। बिल्कुल। सर, पहली लहर में और दूसरी लहर में क्या अंतर रहा और ये लड़ाई कितनी ज्यादा कठिन हुई दूसरी लहर की अगर बात करें? देखिए, पहली लहर ज्यादा आसान थी बजाय कि दूसरी लहर के। ये पूरे देश ने भी देखा है जी। पहली लहर में अधिकांशतः जितने भी युवा संक्रमित हुए थे वो एसिम्प्टोमेटिक होते थे, बिल्कुल एक दिन की सर्दी खांसी या बुखार से, या 2 दिन की सर्दी खांसी बुखार से ठीक होते थे और सीनियर सिटीजन को उसमें दिक्कत आती थी। लेकिन जो दूसरी लहर थी इसमें तो सीनियर सिटीजन और युवा, इनमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी बढ़ रहा था। चौथे या 5वें दिन सिटी स्कोर कराए तो लंग्स का स्कोर किसी का 8 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, सिटी स्कोर बढ़ रहा था। और बीच में जब ऑक्सीजन की दिक्कतें पूरे प्रदेश में हुई, पूरे देश में हुई, रेमडेसिविर की दिक्कतें हुई, हालांकि बुरहानपुर इन सबसे अछूता रहा। हम लोगों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर या किसी भी चीज का ड्रग्स का मैनेजमेंट प्रॉपर रहा, कभी इश्यू नहीं आया। लेकिन ये लहर उस समय के लिए चुनौती थी कि हमको ऐसा लग रहा था कि यदि केसेस बढ़े तो ऐसा ना हो कि छोटा जिला है, हमको ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़े, ड्रग्स के लिए परेशान होना पड़े। परंतु ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये दूसरी लहर ज्यादा भयावह थी, ज्यादा खतरनाक थी और इसमें बहुत से लोग जो है बहुत जल्दी
काल कवलित हो गए, उनको पता ही नहीं चला, उनके सिम्टम्स इतने कॉमन थे जी। इस लहर के सिम्टम्स इतने कॉमन थे कि लोग शुरू में पहचान ही नहीं पाए कि क्या मुझे कोरोना हो गया है। तो ये थोड़ा सा भयावह रहा शुरुआत में, लेकिन बुरहानपुर बहुत जल्दी संभला और संभल के ठीक होने की स्थिति में आया। बिल्कुल संभल के ठीक होने की स्थिति में आया और वहां पर नियंत्रित हैं चीजें। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, ब्लैक फंगस जो तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या तीसरी लहर को भी देखकर कुछ काम हो रहा है वहां पर? देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो एक नया चैलेंज बन के हमारे और आपके सामने उभरा है और ये इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि हम जो स्टेरॉइड्स और हम जो दवाइयां, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोविड पेशेंट को, वो ट्रीटमेंट आगे जाके उसके जीवन में ब्लैक फंगस की चुनौती भी लेके आएगा। लेकिन जैसे ही ब्लैक फंगस का नाम और उसकी काम करने का तरीका और कैसे ये संक्रमण फैलता है हम लोगों को पता लगा, तो सबसे पहले तो हमने अपनी जो प्रैक्टिसेज हैं, हेल्थ प्रैक्टिसेज जो वार्ड के अंदर हम लोग करते हैं आईसीयू में और बाकी वार्ड्स में, उस पर ध्यान देना शुरू किया। वार्ड में बेसिक हाइजीन, साफ सफाई, फ्यूमिगेशन, मास्क का डिस्पोजल, उसके बाद आपका जो हाई फ्लो मास्क रहते हैं, हाई फ्लो नेजल कैंडुला रहते हैं, उन उपकरणों की बहुत अच्छी देखभाल ताकि उनसे संक्रमण ना फैले। और जितने भी लोग जो अस्पताल से डिस्चार्ज होके गए हैं, हमने उन सब लोगों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन कॉल करना स्टार्ट किया कि क्या आपके अंदर ब्लैक फंगस के प्राइमरी लक्षण हैं। ऐसे लगभग 500 लोगों को हमने कॉल किया और कॉल करके 35 लोगों को हमने पाया कि उनको ब्लैक फंगस जैसे लक्षण हैं। उन 35 लोगों को हमने फिर बुला के उनका नेजल एंडोस्कोपी कर लिया ताकि जल्दी पहचान हो सके। लकीली उनमें से मात्र 2 ही लोग जो है ब्लैक फंगस के पाए गए, बाकी सब लोग जो स्वस्थ थे उनको कोई दूसरे कारण से। तो ब्लैक फंगस का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना ही इसका इलाज है। तो हम लोगों की प्लानिंग यही है कि जैसे कोई व्यक्ति डिस्चार्ज होगा 10वें दिन अस्पताल से, हम उसी समय उसका देखेंगे कि उसमें ब्लैक फंगस के सिम्टम्स तो नहीं है। उसी समय हम उसकी नेजल एंडोस्कोपी और बाकी जो केओस टेस्ट वगैरह रहते हैं, मेडिकल टेस्ट, वो हम लोग प्लान करेंगे। और ये प्रोटोकॉल हमने जिले में सभी शासकीय अस्पताल और निजी अस्पताल दोनों में कहा है कि अब जो मरीज है उसकी हमको डिस्चार्ज के वक्त ये भी चिंता करनी है कि इसकी डायबिटीज की क्या स्थिति है, इनका शुगर लेवल कैसा है और इनके नेजल या दूसरे रूट्स में ब्लैक फंगस की स्थिति नहीं बन रही है। तो सारे डॉक्टर्स और आईएमए के लोग इसकी चिंता कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम सारे पेशेंट को इस ब्लैक फंगस से भी निकाल के लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो मामले बहुत ज्यादा बिगड़े थे, बहुत सी जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। ऐसे में इससे उबर पाना इस लड़ाई को जीतने जैसा है, लेकिन मुश्किल क्या आपके सामने पेश आई जब दूसरे लहर की शुरुआत थी? तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रहीं? लोगों को जागरूक करना एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन इसके अलावा क्या लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जो लोग जागरूक नहीं हो सके थे उस वक्त तक? देखिए, बुरहानपुर के साथ अच्छी बात यही है कि यहाँ के लोग जो है जागरूक है और इस पूरे 1 साल से जो कोरोना की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं उसमें कभी भी बुरहानपुर की जनता और बुरहानपुर के प्रशासन में किसी भी चीज को लेकर विरोधाभास नहीं हुआ। जो गाइडलाइन, जो एसओपी, जो मार्गदर्शिका प्रशासन ने जारी करी, उसको जनता ने बहुत ही इमोशनली और बाई हार्ट एडॉप्ट भी किया और उसी का परिणाम है कि बुरहानपुर बिल्कुल संक्रमित जिलों से लगा हुआ है परंतु संक्रमण से बचा हुआ है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक ट्यूनिंग, एक विश्वास बुरहानपुर की जनता और बुरहानपुर के जिला प्रशासन के बीच में है। चाहे किसी कोई बड़े से बड़ा त्योहार हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई कार्यक्रम हो, प्रशासन की एसओपी को पूरा जिला और पूरे जिले की जनता फॉलो करती है और उसी का परिणाम है कि हम लोग संक्रमण की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल सर, समय समय पर प्रशासन की ओर से वहां पर कई अभियान चलाए गए। एक अभियान बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, रोको टोको अभियान। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या अब भी इस अभियान का लोग हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, बुरहानपुर ने शुरू से इस बात को देखा था कि हम लोगों को यदि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से जीतना है, तो प्रशासन के साथ जनता को जोड़ना होगा। तो हमने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें एक रोको टोको अभियान था, जिसमें हम लोगों को मास्क के लिए जागरूक करते थे। उसके बाद हम लोगों ने मैं हूं बुरहानपुर का दुश्मन पहचानो अभियान चलाया, जिसमें जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा था उसको हमने सार्वजनिक रूप से बताया कि आप बुरहानपुर के दुश्मन हो। उसके बाद में हम लोगों ने मेरी होली मेरे घर अभियान चलाया। ये जो होली का त्योहार है, मैं किसी भी स्थिति में किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, सिर्फ अपने परिवार के साथ ही होली मनाऊंगा, क्योंकि होली पर इस बार संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जब ईद का त्योहार आया तो हम लोगों ने मेरी ईद ई ईद, मतलब इस बार ईद की शुभकामनाएं मोबाइल से दूंगा और किस व्हाट्सएप से दूंगा, सोशल मीडिया से दूंगा, लेकिन किसी के घर नहीं जाऊंगा ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इस प्रकार बहुत सारे अभियान हम लोगों ने चलाए थे। और जब शादियों का समय आया, कि जो अक्षय तृतीया थी, तो हम लोगों ने अभियान चलाया, कुछ दिन के लिए शादियां टालो, कोरोना पे नकेल डालो। जी। सबसे पहले वायरस की चेन तोड़ेंगे, उसी के बाद नया रिश्ता जोड़ेंगे।
इस प्रकार बहुत से हम लोगों ने लगातार अभियान चलाए जिसमें जनता को हमने अपना पार्टनर बनाया। हाँ। और वो सारे अभियान की सफलता इसी बात में है कि लोगों ने उसको आत्मसात किया हम्म। और लोगों को लगा कि प्रशासन जो अभियान चला रहा है वो हम लोगों के लिए है और पूरी मशीनरी और जनता सब मिल गए और ये सारे अभियान सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सर, शुरुआत में ये भी आया कि बहुत से लोग थे जो इन अभियानों का हिस्सा नहीं बन रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं खुलकर नहीं, लेकिन वो विरोध करते थे इन अभियानों का, तो उनको किस तरीके से समझाया गया, चाहे रोको टोको अभियान की बात हो या फिर दूसरे अभियानों जिनका आपने जिक्र किया यहाँ पर? देखिए, पिछले साल जब बुरहानपुर मध्य प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में चौथे नंबर पे पहुंच गया था जी, हम लोग इंदौर, उज्जैन, भोपाल के बाद चौथे नंबर के संक्रमित जिले थे। तो बुरहानपुर की जनता को इस बात का पता था कि वायरस का संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है और हमने पिछले साल उसको कैसे कंट्रोल किया था। तो जब भी हमने ऐसे अभियान चलाए, बुरहानपुर की जनता की तरफ से कभी भी असहयोग की भावना नहीं रही। ये बुरहानपुर की खूबी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की जनता और यहाँ का जिला प्रशासन दोनों एक ही सुर में, एक ही ट्यूनिंग के साथ में, एक ही रिदम के साथ में काम करते हैं, जिससे कभी कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा ही नहीं होती है। यदि बुरहानपुर की जनता इस तरह समझदार ना होती तो निश्चित रूप से मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, लेकिन लकीली यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो कभी भी विरोध की स्थिति या कभी भी किसी भी अभियान में असहयोग की स्थिति यहाँ नहीं बनती है। बिल्कुल सर, लॉकडाउन के वक्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी ऐसे परिवारों पर आई होगी जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हर रोज़ खान पान अपना इकट्ठा करते थे रोज़ के हिसाब से, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करवाई गई? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया या फिर सामाजिक संस्थाओं की मदद लेकर उनके लिए खान पान की व्यवस्था करवाई गई? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज था। पिछले साल जब पहली लहर आई थी उस समय चूंकि एक टोटल लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और टोटल लॉकडाउन की स्थिति में ये एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम जो है गरीब तबके के लोगों को राशन यानी व्यवस्था करें। तो चूंकि बुरहानपुर जिले में लगभग 70% पॉपुलेशन पीडीएस में कवर्ड है, तो पीडीएस में हम लोगों ने लगभग 3 माह का राशन उनको एडवांस में दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 2 माह का राशन भी एडवांस में दिया था। तो 5 महीने का राशन लगभग 70% पॉपुलेशन को लास्ट में भी हमने दिया था कोविड की पहली लहर में, और इस साल भी हम लोग जो कोविड की दूसरी लहर में ये राशन जो है 70% अधिक पॉपुलेशन को दे चुके हैं। उसके बाद भी जो लोग छूट जाते हैं उसके लिए हम लोगों ने फूड गेन की व्यवस्था करी थी और हमारी सामाजिक संस्थाएं भी इस काम को करती है। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी है जिसपे सामाजिक संस्थाएं ये काम करती है, जो नीडी लोग होते हैं उनको हम लोग जो खाना भी पहुंचाते हैं। और इवन लास्ट ईयर जब टोटल लॉकडाउन था तब तो हम लोगों ने एनिमल्स के लिए भी व्यवस्था करी थी। हम लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स, जानवर, गाय या जितने भी आवारा पशु है जो बाहर, क्योंकि लॉकडाउन टोटल था पिछले साल, तो इनके लिए हमने पशुपालन विभाग के माध्यम से चारे की व्यवस्था, डॉग्स के लिए रोटी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, ये सारी गतिविधियां भी करी थी। तो संवेदनशीलता बुरहानपुर में हम लोगों का पहला कारण है कि हम लोग हर वर्ग की चिंता करते हैं और चिंता करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसमें जिला प्रशासन भी है और बुरहानपुर की जनता भी है, दोनों शामिल है। बिल्कुल सर, चालान काटने की किस तरीके से व्यवस्था वहां पर की गई थी? कि ऐसा भी सुनने आया कि बहुत से लोग जो मास्क की बात या फिर लॉकडाउन को नहीं मान रहे थे उनके चालान भी काटे गए, यानी कि पहले प्यार से समझाया गया फिर सख्ती भी दिखाई गई आपकी ओर से। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये 2 प्रमुख हथियार है कोविड से लड़ने के लिए, और ये बुरहानपुर की टीम ने बखूबी किया है। हम लोग अभी तक 70 लाख से अधिक रुपए का चालान मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के ऊपर काट चुके हैं और मास्किंग की आदत लोगों की अब बनी है। आप बुरहानपुर में जाएंगे तो आपको अधिकांश लोग मास्क लगाए हुए मिलेंगे क्योंकि उनको पता है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो उनका चालान कटेगा। और मास्क लगाने से मतलब मास्क आपके नाक के ऊपर, आपके मुंह को कवर करते होना चाहिए। मास्क आपकी ठोड़ी के नीचे नहीं होना चाहिए, मास्क आपकी जेब में नहीं होना चाहिए। तो पूरी हम लोगों ने टीमें बनाई है। लगभग हम लोगों ने 57 फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनाई है। पुलिस की लगभग 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टी है। मास्क को लेकर पूरे बुरहानपुर में 0 टॉलरेंस है, क्योंकि हमको ये अच्छे से पता है कि मास्क ही ऐसा हथियार है जो सबसे सस्ता है लेकिन सबसे प्रभावी है। हम मास्क को एनफोर्स करा देंगे तो हमको कोरोना की चेन को तोड़ने में सुविधा मिलेगी। बिल्कुल सर, कभी शिकायतें लेकर लोग आए क्या आपके पास कि हमें ये व्यवस्था नहीं मिल पा रही, आपने तो ये कहा था लेकिन हमें ये काम नहीं हो पा रहा है, आपने खाने पीने व्यवस्था की बात कही थी लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, क्या इस तरह की शिकायतें भी आई? हेल्पलाइन नंबर जो जारी हुए क्या उन पर भी कुछ इस तरीके की शिकायतें आती रही क्या? देखिए, बुरहानपुर में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आम जनता और जिला प्रशासन ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है। कभी भी शिकायतों को, जब शुरुआती दौर था फर्स्ट राउंड, जब पिछले साल की बात थी, उस समय जरूर कुछ लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करते थे जो भी कॉल्स हेल्पलाइन पे आएगी उसको हम 24 आवर्स में वो सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। इस बार जो लॉकडाउन था वो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था। इस बार हम लोगों ने लोगों की आम जरूरतों के हिसाब से वो सारी चीजें उपलब्ध करा के रखी थी।
इस बार हम लोगों ने जो घर पे हमारी लूम की इंडस्ट्री चलती है, लोग एक तरह से वो वर्क फ्रॉम होम है वो जारी रखा ताकि लोग अपने घरों पे काम कर सके। सारी इंडस्ट्री हमारी 50% कैपेसिटी के साथ में खुली रखी हम लोगों ने जी। इस बार हम लोगों ने दोनों चीजों पे काम किया कि लोगों का रोजगार भी बना रहे और वायरस की चेन भी हम आगे ना बनने दें। तो इस बार जो है ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। और मैं बुरहानपुर के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिला प्रशासन को सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी धर्मगुरुओं से, मीडिया के सभी साथियों से, चाहे यहाँ पर सभी जितने भी स्वयंसेवी संगठन है वो सब लोग, एनजीओ, इन सब का जबरदस्त समर्थन मिलता है। ये सब लोग एक ट्यून में काम करते हैं, उसका परिणाम बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि कोरोना के संक्रमण को तोड़ने में आप लोग कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारी जारी है और इस लड़ाई को हम मिलकर ही जीत सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।